Everyone, I hope all you are good at home. Now, we have finished the chapter number 3, Motion in a Straight Line. वो चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं. अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज मोशन इन अ प्लेन. एक प्लेन के अंदर कैसे मोशन होता है. मोशन इन अ प्लेन. प्लेन का मतलब क्या होता है, कोई भी सरफेस, जैसे ही सरफेस है तो इस प्लेन में इस तरह से मोशन कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट या इस तरह से मोशन कर रहा है, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, मोशन. तो मोशन इन अ प्लेन का क्या मतलब है, जब मोशन टू डायमेंशन हो. जब मोशन कैसे हो, टू डायमेंशनल मोशन. जैसे जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये पोजीशन है इसकी x1 y1, और थोड़ी देर बाद उसकी पोजीशन यहाँ पे आ गई x3 y3. तो दोनों ही डायमेंशंस में चेंज आ रहा है, x में भी और y में भी. जब x और y में चेंज आएगा तो मोशन कौन सा होगा, प्लेन के अंदर. और अगर तीनों डायमेंशंस में चेंज आएगा तो मोशन किस में होगा, मोशन होगा स्पेस के अंदर, और वी कैन से 3 डायमेंशन के अंदर. इज दैट क्लियर. तो ये जो मोशन होता है, जो मोशन प्लेन के अंदर होता है, उसको क्या बोलते हैं, मोशन इन अ प्लेन. इसको स्टार्ट करने से पहले ही इसमें पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम दो क्वांटिटीज को डिटेल में पढ़ते हैं. तो एक क्वांटिटी है हमारे पास स्केलर और एक क्वांटिटी है हमारे पास वेक्टर. एक क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर, और एक क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर. तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है. स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन होता है. क्या गिवन होता है, मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, जैसे 2 मीटर, 6 केल्विन, 6 मीटर क्यूब. ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड विथ यूनिट्स. वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, अ नंबर विथ अ यूनिट. अ नंबर विथ अ यूनिट. इज दैट क्लियर. नाउ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन चाहिए. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जिसमें हमें एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए किसी भी क्वांटिटी में, उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी. जैसे यहाँ पे 2 मीटर लिखा हुआ है, तो 2 मीटर टूवर्ड्स, मैंने इसको लिख दिया टूवर्ड्स ईस्ट, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई. 2 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी. इस तरह से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन. इन द सेम वे वेक्टर क्वांटिटीज और कौन सी होती हैं, जैसे एक हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन पिछले चैप्टर में, वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर. वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सभी क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं. स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज भी हमने पिछले चैप्टर में कुछ पढ़ी थी, जैसे डिस्टेंस, स्पीड. ये सब क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं. तो ये डिफरेंस होता है स्केलर और वेक्टर में. स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, बट वेक्टर क्वांटिटीज में ऐसा नहीं होता. और क्या खास बात होती है स्केलर क्वांटिटी की, जैसे हमें एक रेक्टेंगल गिवन है, इसका ब्रेथ है 2 मीटर और लेंथ है 1 मीटर, या लेंथ है 2 मीटर और ब्रेथ कितनी है, 1 मीटर. तो इसका अगर हमें पेरीमीटर निकालना है, क्या निकालना है, पेरीमीटर. तो हम चारों को क्या कर देंगे, ऐड. 2 + 2 4, 4 + 2 6. कितना मीटर हो गया, 6 मीटर. तो हम स्केलर क्वांटिटीज को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट. जैसे हाईएस्ट टेम्परेचर है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस और लोवेस्ट टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस. तो इन दोनों का अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 68 डिग्री सेल्सियस.
तो टेम्परेचर भी कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लास 10 में हमने पढ़ा टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया, टू कैलकुलेट द वॉल्यूम, टू कैलकुलेट द CSA, LSA, ये सारे एरियाज हमने पिछले चैप्टर में कैलकुलेट किए थे। 10th क्लास में, पिछली क्लास में हमने कैलकुलेट किए थे। ये सब क्या होता है? ये सब भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, क्योंकि हम इन सभी क्वांटिटीज को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट वेक्टर क्वांटिटीज थोड़ी अलग होती हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का वे भी थोड़ा अलग होता है। जैसे हमें एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करना है, तो हम एक्सेलरेशन को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल a। अगर स्मॉल a को हमने इस तरह से डार्क कर दिया, इस तरह से क्या कर दिया? डार्क। जनरली डार्क करना पॉसिबल नहीं होता। हमारी बुक के अंदर बोल्ड लेटर्स में, बोल्ड यानी डार्क लेटर्स में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो सारी कौन सी क्वांटिटीज है? वो सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। जैसे v को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको डार्क कर दिया हमने थोड़ा सा, तो ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कौन सी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा इन लेटर्स को हम क्या कर देते हैं? डार्क कर देते हैं। थोड़ा सा इन लेटर्स को क्या कर देते हैं? डार्क। तो ये क्वांटिटीज कौन सी हो जाती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। बुक के अंदर इस तरह से हम कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली हम इसको इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि हम बार बार लेटर्स को डेकोरेट करने नहीं बैठेंगे कि इस तरह से इसको शैडो करते रहें, इसको डार्क करते रहें, हम बार बार इसको करने नहीं बैठेंगे। तो वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? चाहे कोई भी वेक्टर हो, जैसे a वेक्टर है तो a के ऊपर एरो, b वेक्टर है तो b के ऊपर एरो, c वेक्टर है c के ऊपर एरो, d वेक्टर है d के ऊपर एरो, e वेक्टर है e के ऊपर एरो। जनरली जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो स्मॉल लेटर्स में भी हो सकती हैं, कैपिटल लेटर्स में भी हो सकती हैं, बट उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हमने क्वांटिटी लिखी, जैसे एक कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी थी, हमने इसके ऊपर एक एरो लगा दिया, तो ये एरो किसको रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर क्वांटिटी को। इज दैट क्लियर? ऐसे ही फोर्स इज इक्वल्स टू होता है m into a, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। बट मास वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर आप मान लीजिए जैसे आप 1 kg शुगर को, 1 किलो चीनी को आप कहीं पर भी लेके जाएं ऑल ओवर द अर्थ, उसका जो मास रहेगा वो कितना रहेगा? 1 kg ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? तो मास कैन बी मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर क्वांटिटी, यानी मास चाहे स्केलर हो बट ये मल्टीप्लाई वेक्टर से हो रहा है, तो रिजल्ट भी क्या आएगा? वेक्टर आएगा। रिजल्ट भी क्या आएगा? वेक्टर। अब जैसे मैंने लिखा कि वेक्टर a इज इक्वल्स टू वेक्टर b, तो क्या मतलब है इसका? कि वेक्टर a और वेक्टर b, वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है, और डायरेक्शन भी क्या है? सेम। बट मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल्स टू b, तो इसका क्या मतलब है कि a और b का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। जब भी हम स्केलर क्वांटिटीज की बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड्स की, और वेक्टर की बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? उनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या होता है मैग्नीट्यूड? थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जैसे कोई वेक्टर लिखा हुआ है a वेक्टर इज इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j कैप एंड z k कैप, ये क्या है? 3 मैंने i j के लिखे हैं। क्या लिखे हैं? i j और k कैप। क्या बोलते हैं इसको? i के ऊपर इस तरह बना दिया, j के ऊपर इस तरह बना दिया और k के ऊपर इस तरह बना दिया। क्या बोलते हैं इनको? ये तीनों क्या होते हैं? ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। जिनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 होता है उन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर्स। जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 होता है उन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स, इज दैट क्लियर? कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे a कोई यूनिट वेक्टर है तो a के ऊपर कैप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कैप। r अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो r कैप। c अगर यूनिट वेक्टर है तो c के ऊपर कैप लगा देंगे।
कैप का मतलब भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होगा कि वो क्या है, वो यूनिट वेक्टर है। वो क्या है, यूनिट वेक्टर। इज दैट क्लियर? अब जैसे हमने एक वेक्टर लिखा a इज इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z कैप, क्या मतलब है इसका कि x डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो कौन सा है, i कैप, y डायरेक्शन में कौन सा है, j कैप, और z डायरेक्शन में कौन सा है, k कैप। x के साथ जनरली हम यही अज्यूम करते हैं, i कैप कौन सी डायरेक्शन में होता है, x में, j कैप किसमें होता है, y में, और k कैप किसमें होता है, z में। ये तीन यूनिट वेक्टर्स होते हैं i, j और k, और इनके अलावा हम और किसी को भी यूनिट वेक्टर मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जनरली x डायरेक्शन में हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, i कैप से, y डायरेक्शन में किससे रिप्रेजेंट करेंगे, j कैप से, और z डायरेक्शन में किससे रिप्रेजेंट करेंगे, k कैप से। ये तीन यूनिट वेक्टर्स होते हैं। बट अगर जैसे हमको पता है इधर पॉजिटिव है तो इधर यूनिट वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ऐसे इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सेम थिंग जैसे हम कार्टेशियन सिस्टम में पढ़ते हैं वैसे हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ये डिफरेंसेस क्लियर है सबको? स्केलर एंड वेक्टर कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो देखो। अब यहाँ पर जैसे एक वेक्टर हमने लिख रखा है यहाँ पर a इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप, तो इसको कैसे इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। जैसे हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो a ये मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है, ये किसका सिंबल होता है, मैग्नीट्यूड का। तो a का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा किसके, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। a का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जैसे अगर हमारे पास एक वेक्टर गिवन है b इज इक्वल्स टू माइनस 2y कैप प्लस 3j कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, अंडर रूट 13। इस तरह से इसका क्या निकाल सकते हैं हम, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर का, चाहे वो यूनी डायमेंशनल हो, चाहे 2 डायमेंशन हो या फिर 3 डायमेंशन हो, फॉर्मूला सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम। जैसे यहाँ पे दो ही इसमें वेक्टर्स गिवन है, एक x डायरेक्शन का और एक y डायरेक्शन का, तो इसमें इन दोनों का स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर किन्हीं में 3 दिया हुआ होगा तो उन तीनों का स्क्वायर करके हम क्या कर देंगे, ऐड। अगर 4 दिए हुए होंगे वो पॉसिबल नहीं है, 4 पॉसिबल नहीं है। अगर सिंगल होगा तो सिर्फ उसका स्क्वायर करके हम क्या कर देंगे, अंडर रूट। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि वेक्टर्स होते कैसे कैसे हैं। देखा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस होता है। अब वेक्टर क्वांटिटीज अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे एक हमने अभी देखा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में क्या था, जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल था, 1 के। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, ए कैप, बी कैप, इस तरह से। सेकंड, इक्वल वेक्टर्स भी हमने अभी देखा। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं। अनइक्वल वेक्टर्स ये क्या होते हैं, अनइक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं या तो जिनमें मैग्नीट्यूड सेम नहीं है या फिर डायरेक्शन सेम नहीं है या फिर दोनों ही सेम नहीं है। इज दैट क्लियर? या तो क्या गिवन है कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो इसका क्या मतलब है कि ए का और बी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ए का और बी का मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यानी एक वेक्टर अगर इधर है तो दूसरा इस तरफ है, तो इस तरह से। फिर फोर्थ वन इज नल वेक्टर। नल वेक्टर, नल या फिर इसे बोलते हैं जीरो वेक्टर, या फिर क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। जब मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का जीरो होता है, जब मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का क्या होता है, जीरो, तो उस वेक्टर को क्या बोलते हैं हम, नल वेक्टर। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से कितने तरह के होते हैं वेक्टर्स, 4 तरह के। अब इन वेक्टर्स को भी हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत होती है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की क्या होती है, जरूरत होती है। तो इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं,
हम दो रूल्स यूज करते हैं, एक होता है ट्राइंगल लॉ और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। एक होता है ट्राइंगल लॉ और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। ये लॉस क्या होते हैं हम लोग अगली क्लास में इनको डिस्कस करेंगे, तो इन दोनों लॉस को भी अब हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक वेक्टर और होता है जिसे हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर पढ़ा हुआ है, ये नाम सुना हुआ है। जब तीन पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं उन्हें? कोलिनियर पॉइंट्स। इसी तरह जब दो वेक्टर्स एक ही लाइन के ऊपर होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? टू और मोर देन टू वेक्टर्स लाइन ऑन द सेम लाइन। दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स एक ही लाइन के ऊपर जब होते हैं तो उन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं हम? कोलिनियर वेक्टर। क्या बोलते हैं उन वेक्टर्स को? कोलिनियर वेक्टर। इज दैट क्लियर? तो इस तरह के वेक्टर्स होते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहला वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर। दैट इज पोजीशन वेक्टर। तो ये क्या होता है? पोजीशन वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे किसी टाइम के ऊपर पोजीशन ये थी और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस ये था, लेट दिस बी r, इस तरफ थी। बट थोड़े टाइम के बाद उसकी पोजीशन चेंज हो गई और यहाँ पे हो गई और डिस्टेंस कितना है? r डैश हो गया, यानी p डैश पोजीशन हो गई और r डैश क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। पहले पोजीशन ये थी, डिस्टेंस ये था ओरिजिन से, थोड़े टाइम बाद पोजीशन ये हो गई और डिस्टेंस ये हो गया। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पोजीशंस। इन दोनों पोजीशंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा हमें? पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये पहले की पोजीशन थी, ये बाद की पोजीशन है। तो ये जो लाइन मैंने बनाई P और P डैश के बीच में, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को या फिर पोजीशन वेक्टर को। इज दैट क्लियर? दिस लाइन, ये जो लाइन मैंने बनाई है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर को। कोई प्रॉब्लम है इसमें? आप क्या कर सकते हो? आप इसके अंदर पाथ चेंज कर सकते हो। अब जैसे क्या हुआ कि आप पूछ सकते थे अगर कि सर आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो आप इस तरह से भी तो आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, बट वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा। दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी द डिस्टेंस और द पाथ ट्रेवल्ड। या तो वो डिस्टेंस होगा या फिर क्या होगा? पाथ ट्रेवल्ड। कितना हमने टोटल लेंथ कवर किया या टोटल पाथ कवर किया, वो इसको रिप्रेजेंट करेगा कि हम कैसे घूम के जा रहे हैं। बट जब हम सीधे के सीधे जा रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम ले रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वो डिस्टेंस होगा शॉर्टेस्ट के बीच में, वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे मान लीजिए PP डैश हमारे पास आया 2i कैप माइनस 3j कैप, माइनस तो नहीं आएगा, प्लस 3j कैप। माइनस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो 2i कैप प्लस 3j कैप, PP डैश फैक्टर आ गया हमारे पास। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 दैट इज √13। ये इसका क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। यानी √13 मीटर उसमें क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ जब उसकी पोजीशन P से क्या हो गई? P डैश हो गई। कोई प्रॉब्लम है इसमें? पक्का? अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम क्या करते हैं इनको मल्टीप्लाई, किससे? किसी नंबर से। जैसे हमारे पास एक वेक्टर गिवन है ए वेक्टर हमारे पास गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप।
ये हमारे पास गिवन है। तो अब हमने क्या किया, जैसे इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 a कैप, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3 तीनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 प्लस 6 3 9 प्लस 3 4 12 k कैप। हम इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर से। नंबर और वी कैन से स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्केलर से। तो अगर हमें स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो हम डायरेक्टली उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर से, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैथमेटिक्स में। जैसे ये गिवन हमारे पास 2x + y का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले स्क्वायर को सॉल्व कर लो और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम थिंग हम वेक्टर्स के साथ कर सकते हैं अगर स्केलर से मल्टीप्लाई होता है तो। अब मैग्नीट्यूड कंपेयर करते हैं। ए वेक्टर का अगर हमने इस तरह से इसको मल्टीप्लाई किया कि लैम्डा इंटू ए, यानी हमने पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला और उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। लैम्डा क्या है, कोई भी नंबर, और वी कैन से एनी स्केलर क्वांटिटी, और हमने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मैग्नीट्यूड निकाला, यानी पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर मैग्नीट्यूड निकाला। वो दोनों मैग्नीट्यूड क्या आएंगे, सेम आएंगे। कैसे, देखो यहाँ पर लैम्डा कितना है, यहाँ पर 3, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं ए वेक्टर का, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 3 4 + 9 13, 13 + 16 29, ये आ गया। अब इसको देखते हैं, लैम्डा इंटू ए, पहले मल्टीप्लाई करना है फिर मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखो 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, ये आ गया। अब ये दोनों इक्वल है या नहीं है वो चेक करते हैं। 36, 81, 144, इन सब में से हम कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 9। देखो कैसे, 36 को हम लिख सकते हैं 9 × 4, 81 को 9 × 9 और 144 को 12 × 12, तो क्या आएगा, देखो 12 × 12 तो हो ही सकता है, और साथ में क्या लिख सकते हैं इसको 16 × 9, तो 9 सब में से कॉमन आएगा और 9 रूट के बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या आ जाएगा 3, अंडर रूट में क्या बचा 4 + 9 + 16, तो ये भी कितना आ गया 3√29, कितना आ गया 3√29। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी वेक्टर को, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड भी उतने ही टाइम्स हो जाता है। अगर मैंने किसी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नीट्यूड भी कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया किसी वेक्टर को तो उसका मैग्नीट्यूड भी कितना टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। इनको अब एक दो एग्जांपल्स के साथ और समझते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। जैसे हमें फोर्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड। हमें क्या गिवन है, हमें मास गिवन है। मास कितना गिवन है, 10 kg, और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है वो इस फॉर्मेट में गिवन है 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, m × a, तो 10 × 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप, तो 10 2 20, 10 3 30 एंड 10 4 40k कैप। ये हमारे पास फोर्स का वेक्टर आ गया। जब हमें इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर एंड 40 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 29, 100 का रूट 10 √29 न्यूटन। बट एक्सेलरेशन किसमें गिवन होना चाहिए, मीटर/सेकंड में, और ये किलोग्राम में। तो फोर्स की यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन आ जाएगी। फोर्स की यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन।
इस तरह से हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, या फिर जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उनका क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड। तो अब हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इट इज स्केलर और अ वेक्टर। हमें क्वांटिटीज को छांटना है कि वो स्केलर है या वेक्टर है। कौन कौन सी क्वांटिटी इसमें गिवन है, इसमें गिवन है सबसे पहले वॉल्यूम, फिर मास, स्पीड के बाद एक्सेलरेशन के बाद नंबर ऑफ मूव्स, फिर हमें गिवन है वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी, ये हमें गिवन है इसमें। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये क्वांटिटी कौन सी होगी, स्केलर क्वांटिटी। मास की यूनिट क्या होती है, केजी, कोई डायरेक्शन जरूरी नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम भी कौन सा होता है, स्केलर। एक्सेलरेशन अभी हमने देखा कौन सा होता है, वेक्टर। नंबर ऑफ मोल्स, स्केलर। नंबर ऑफ मोल्स केमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट होता है, हमने 9th में पढ़ा था, स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। तो ये क्या होता है, स्केलर। वेलोसिटी वेक्टर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर। तो इस तरह से हम इनको छांट सकते हैं कि स्केलर कौन सा और वेक्टर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द 2 स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट। सबसे पहला है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर है तो फोर्स भी क्या होगा, वेक्टर होगा। नेक्स्ट पूछे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था mv, एंगुलर मोमेंटम का होता है mvr, तो v वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी वेक्टर है तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, वेक्टर। वर्क का फॉर्मूला, वर्क का कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो डायरेक्शन पे डिपेंड भी नहीं करता, तो ये कौन सा होगा, एक तो स्केलर हमें ये मिल गया। फिर अगला इसमें गिवन है करंट क्या है, करंट 10th में पढ़ा था, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज इज स्केलर, टाइम इज आल्सो स्केलर, तो करंट भी क्या होगा, स्केलर होगा। तो हमें हमारी दोनों स्केलर क्वांटिटीज मिल गई, हमारा क्वेश्चन खत्म। बट आगे क्या गिवन है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू बी, वेलोसिटी आ गया तो कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर। फिर नेक्स्ट इसमें गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी विच वी विल स्टडी इन 12th। एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। इज दैट क्लियर? हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि स्केलर क्वांटिटीज कौन सी, तो 2 हैं, वर्क और करंट। क्यों है ये क्लियर है। नंबर 3 में हमें क्या क्या गिवन है, हमारे पास है एक टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी, इम्पल्स मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन आ गया तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। टाइम स्केलर होता है, पावर यूनिट वाट होती है, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ। टोटल पाथ लेंथ, पाथ अगर आप टोटल नापेंगे तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। एनर्जी स्केलर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 12th में पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटी होती है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्केलर क्वांटिटी होती है, और एक इसमें क्या गिवन है, चार्ज, वो भी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, वो भी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। क्या पूछा था हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में, पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी, जो एक सिंगल वेक्टर क्वांटिटी थी वो क्या थी, इम्पल्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। ये होता क्या है, ये हम आने वाले चैप्टर्स में इसको पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? ये 3 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने किए और एक हमने एग्जांपल देखा छोटा सा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। स्केलर को तो हम डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट वेक्टर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ रूल्स होते हैं। एक होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इनको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।